हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का लिबॉफ का, जिसमें आप लोगों को 7.1 और 7.2 टॉपिक्स हैं, जो पहले दो टॉपिक्स हैं। अगर मैं 7.1 टॉपिक नहीं करवाऊंगा उसमें से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं सीधा का सीधा 7.2 टॉपिक पे जाऊंगा, जो कि आई थिंक पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का हार्मोनिक ऑसिलेटर। उस पर भी मैं बात करूंगा 7.1 पर, अगर कोई सोच रहा है कि 7.1 का क्वेश्चन तो दिया हुआ है मैंने, लेकिन उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करता हूँ, और मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करता हूँ, जो कि क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जो कि एक क्लासिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसकी किस तरीके से स्टडी करते होते हैं। तो इसकी जो सबसे बेसिक एग्जांपल होती है वो ये होती है कि आप फर्ज करें आपके पास एक स्प्रिंग है, जो कि अटैच्ड है एक मैस m से, और जब आप इस मैस को, इस स्प्रिंग को खींचते हैं, एंड यू इसको आप खींचते हैं एट अ डिस्टेंस, आप लेट्स सपोज डेल्टा x इसको मूव करते हैं डिस्टेंस, और फिर आप इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो मैस है, ये अपने पॉइंट के अबाउट इस तरीके से, जिस पॉइंट के अबाउट आपने इसको खींचा होता है 0 से ए तक, वो उस पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब 0 से ए और -a तक फिर वो जाता होता है। ठीक है, और वो ए जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो उसको स्ट्रेच मिल रहा होता है। और जो जीरो पोजीशन होती है, ये वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड होता है। तो वो इस पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देता है या ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो ऑसिलेटिंग इज अ बेटर टर्म फॉर इट। तो इसमें जब हम इसकी इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, हम इसकी एनर्जी लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास जो ये ऑसिलेशन हो इसलिए रही होती है क्योंकि इसके पास, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो होती है F इक्वल्स -kx। और इस फोर्स से जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जो कि हम बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी होती है -f(dx) का इंटीग्रल। आप जब इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ के आ जाता है और एक्स डी एक्स का ये इंटीग्रल बन जाता है। एंड इफ वी आर गोइंग फ्रॉम 0 टू सम रैंडम पॉइंट एक्स, वी गेट के एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती होती है। तो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। और हम जब इसकी जब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं स्प्रिंग की, तो हम कहते हैं इसकी टोटल एनर्जी है टी प्लस यू। ठीक है, और टी प्लस यू किस चीज़ के बराबर होती है? वो होती है 1/2 mv² प्लस के एक्स स्क्वेयर ओवर 2। और ये जो x है, ये ये क्या होता है, हर पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज होती जाती है। फर्स्ट करेंगे ये 0 है, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो a होता है, और x जो है वो किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस है आपके 0 पॉइंट से। तो हर पॉइंट पर जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो चेंज होती रहती है। और जो इसकी टोटल एनर्जी होती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। और इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, ये मैं क्लासिकल बात कर रहा हूँ, ये मैं कुछ डिराइव नहीं कर रहा, मैं आपको बस रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये होता था क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती थी 1/2 ka स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये टोटल एनर्जी होती है। तो हम कहते थे क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास एक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो 1/2 ka स्क्वायर है। और वो जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि चेंज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि चेंज हो रही है विद टाइम, उसके साथ चेंज होती रहती है। और हम जब इसका ग्राफ बनाते थे, एनर्जी का ग्राफ बनाते थे, तो लेट्स सपोज मैं इधर, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो आपको पता है यू, अगर मैं इधर मैं इसका यू बनाऊं और इधर मैं एक्स बनाऊं, तो यानी यू पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, तो ये एक पैराबोला है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो के एक्स स्क्वायर इस तरीके से बनेगी। और मैं कहता हूँ कि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, 1/2, ये टोटल एनर्जी है, ये है 1/2 ka स्क्वायर। ये मैंने इसलिए, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है ना, इसलिए मैंने टोटल एनर्जी के लिए एक लाइन लगा दी है ई 1/2 ka स्क्वायर। यानी पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी अपनी टोटल एनर्जी से बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के स्क्वायर होगी, तो यहाँ पर एक्स किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और ये वाला पॉइंट जो होगा ये -a होगा हमारे पास। तो हमारा पार्टिकल क्या कर सकता है? देखिए, जब हमारा पार्टिकल
ए की तरफ जाता है, जीरो से ए की तरफ जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और एक जगह मैक्सिमम होती है, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, फिर हमारा पार्टिकल वापस आता है। और असल में ये मोशन इस तरह और इस तरह हो रहा होता है, ऐसे लीनियर हो रहा होता है, ये मैं इस पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को दिखा रहा हूँ किस तरह होता है। फिर हमारा पार्टिकल वापस आता है, यानी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, उधर से पार्टिकल टर्न लेता है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे पार्टिकल टर्न लेता है और वापस आता है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी को 1/2 k² के बराबर होना है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, और पार्टिकल फिर जाता है जाता है जाता है, और फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यहाँ पर भी यू ई के बराबर है, तो पार्टिकल दोबारा टर्न लेता है। तो आप देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स तब आते हैं, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं जब यू ई के बराबर होता है। तो एनर्जी के इसके ग्राफ को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, असल में मोशन लीनियर होता है। तो ये हमारे पास एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, इसे ओमेगा या ओमेगा नॉट कहते हैं। आपकी बुक में इसको ओमेगा नॉट कहा हुआ है, लेकिन मैं इसको ओमेगा ही कहूंगा। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है √k/m, ये फ्रीक्वेंसी होती है। यानी मैं k को लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ m एंड ओमेगा, तो k होता है m ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम अपने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर यूज करेंगे। तो ये मैंने एक पेज पे समरी कर दी है हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बाकी जिसको ज्यादा समझना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो सर्वे ज्यूइट की बुक से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला चैप्टर पढ़ ले, तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंटिटी होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की चीज होती है, जिसको हम समझ ही नहीं सकते क्लासिकली। उसको सिर्फ हमें उसका कोई इतना ज्यादा कोई मैच भी नहीं है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, बट फिर भी रिवाइज करवाना अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक ऑसिलेटर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूं तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, शायद वो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिसिस्ट बार बार एक कोट करते होते हैं कि एवरीथिंग इज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ यू आर ब्रेव इनफ। यानी हम जब अब नेचर की स्टडी करते हैं ना, तो हम देखते हैं हर चीज ही एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। जैसे हमारे पास दो एटम्स हैं जो जिन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, वो एटम 1 है, ये मेरे पास फर्स्ट करें H है, ये मेरे पास क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का एटम है। ये एटम ऐसे सिंपल खड़ा नहीं होता, ये इस तरह बिहेव करता है जैसे इसके दरमियान में स्प्रिंग लगी हुई है, और ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ये दोनों H भी ऑसिलेट कर रहा होता है और Cl भी ऑसिलेट कर रहा होता है, और इनकी ऑसिलेशन से हमें एनर्जी भी मिलती है। और वो जो ऑसिलेशन से एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली जो हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर से एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे उससे मैच करती है। तो हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर चीज के अंदर, वो सारे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहे हैं। उनके दरमियान में जो उनके बॉन्ड्स है ना, दे एक्ट लाइक क्वांटम स्ट्रिंग्स। तो वो बॉन्ड्स उस स्ट्रिंग्स की तरह काम कर रहे हैं जिसको हम हुक्स लॉ से मैप कर सकते हैं जिन स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हम ऑसिलेटर का मॉडल कर सकते हैं। हम जब क्वांटम फील्ड थ्योरी एक बहुत एडवांस पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि नेचर जो है ना वो पूरी फील्ड से बनी हुई है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर जब ऑसिलेशन पैदा होती है ना, तो हमें लाइट का एक फोटोन नजर आता है। ये एक क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम कहते हैं कि नेचर एक फील्ड है, और जब भी ऑसिलेशन होती हैं तो वो उस फील्ड का पार्टिकल नजर आता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट होती है, लाइट का पार्टिकल फोटोन होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड के अंदर जब ऑसिलेशंस पैदा होती हैं तो हमें फोटॉन्स नजर आते हैं। और उसके लिए हम एग्जैक्ट वही मैथ यूज करते हैं इन ऑसिलेशंस के लिए, जो फील्ड के अंदर ऑसिलेशंस हो रही हैं, जो हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में अभी मैं आप लोगों को मैथ कराऊंगा। बस होता ही है कि इन्फिनिट ऑसिलेशंस हो सकती हैं एक फील्ड के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये फिर एक इन्फिनिट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को हम मिलाकर क्वांटम फील्ड थ्योरी बना देते होते हैं। तो बेसिकली जो नेचर की सबसे फंडामेंटल थ्योरी है वो भी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के ऊपर बेस्ड है। और जो नेचर के इतने कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गए, वो भी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पर बेस्ड है। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज टेक्निकली एक्चुअली इन एक्चुअली नहीं, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द, not just one of the most important topic in all of
फिजिक्स, ऑल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब हम चलते हैं अपनी मैथ्स की तरफ और हम देखते हैं कि इसकी हम मैथमेटिक्स कैसे बनाएंगे। मैथमेटिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्ट करने के लिए, क्वांटम मैकेनिकली कुछ भी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ क्वांटम पार्टिकल। अब हम दोबारा वही करेंगे कि पार्टिकल है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, लेकिन अब ये पार्टिकल कोई आम ताम पार्टिकल नहीं है। दिस कुड बी एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन और अ मॉलिक्यूल और एन एलिमेंट। तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये, लेकिन इसके साथ जो पार्टिकल अटैच्ड है वो क्वांटम पार्टिकल अटैच्ड है। तो हम उसके लिए एफ इक्वल्स एम ए नहीं यूज कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो लेट्स यूज द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि कहती है माइनस, और मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करूंगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूं, ये कहती है एच साई, यानी हैमिल्टोनियन एच साई इक्वल्स ई साई। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमें ये कहती है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टोनियन जब किसी पार्टिकल के वेव फंक्शन को एक्ट करता है वो ई टाइम्स, यानी एनर्जी देता है उस पार्टिकल की, टाइम्स द वेव फंक्शन देता है। और इसको मैं इसकी फुल फॉर्म में लिखूं तो ये होती है माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। और ये कैसे आता है? ये हमारे पास पी स्क्वायर्ड ऑपरेटर होता है ना, ये पी स्क्वायर ओवर 2m से हमारे पास आता है। जब हम पी स्क्वायर्ड ऑपरेटर को माइनस आई एच बाय पार्शियल एक्स डालते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है। तो लिखने का ये भी तरीका है, तो एक ये तरीका है, प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इक्वल्स ई साई ऑफ एक्स, एक ये तरीका। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि इसको लिखने का, यानी ये तीनों श्रोडिंगर इक्वेशंस ही हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक इक्वेशन की। श्रोडिंगर इक्वेशन की कोई 50-60 फॉर्म्स होंगी, कोई फॉर्म किसी इक्वेशन कभी हमारे लिए काम आती है, कोई फॉर्म कभी हमारे लिए काम आती है। तो इसको मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरीके से बना सकता हूँ? टू टू अब ये तो हर पार्टिकल के लिए हम ये लगते हैं, तो क्या चीज होती है जो हमारी प्रॉब्लम को चेंज करती है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए? वो होता है हमारा पोटेंशियल। हमने फ्री पार्टिकल के पोटेंशियल जीरो पुट किया तो वो हमारे पास फ्री पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। अब अगर हम पोटेंशियल को पुट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को पुट कर दें कि ये 1/2 के एक्स स्क्वायर है, तो हम एक क्वांटम मैकेनिकली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व कर रहे होंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज ओबे करता होगा। तो लेट्स पुट इट इन पी स्क्वायर ओवर 2m साई प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स ई साई। तो दिस इज आवर श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी तरह तो हम सॉल्व कर चुके होंगे। वैसे मुझे ये अभी मैं इसको डेरिवेटिव वाली इक्वेशन यूज करता हूँ तो क्योंकि मैं इससे आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई प्लस, अब इधर के मैंने लिखना है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड में स्ट्रिंग चाहिए या एक मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड है उसको अगर मैं एक स्प्रिंग की तरह मॉडल करूं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। इधर मैं सिंपल हुक्स लॉ अटैच करके तो नहीं देख सकता, मैं ऐसे अटैच करके इस बॉन्ड के साथ कि वो उसको मैं कर लूं। तो इसके लिए मुझे के को के की फॉर्म में नहीं रहने देना। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, लेकिन मैं एक बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह मॉडल तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको स्प्रिंग कांस्टेंट इतने आराम से नहीं निकाल सकता। तो ऊपर मैंने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जैसे लिखा था कि के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर सकते हैं, तो हम मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेते हैं, उसका मास भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है कि हम के को लिखें एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर साई एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स ई साई। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, क्वांटम इक्वेशन। दिस इज द क्वांटम इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। तो दिस इज अ क्वांटम इक्वेशन ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये इक्वेशन है। आप लोगों को पता है जब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो उसका तो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, इसको आपको फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है। आपको अज्यूम करना पड़ेगा पहले कि साई जो है वो है समेशन ए जे एक्स एस प्लस जे, जो मैं आप लोगों को फ्रोबेनियस मेथड सिखा चुका हूँ क्लास में। वो मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और लोगों ने किया भी हुआ है, लेकिन वो बड़ा इनएफिशिएंट और बहुत लंबा मेथड है। तो फिजिसिस्ट ने ना इसकी ट्रिक बनाई हुई है सिर्फ, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर पर काम करती है।
हम वो ट्रिक देखेंगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि वो ट्रिक हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर पे काम करती है, क्योंकि अगर वो वन ट्रिक पोनी है, और वो वाकई वन ट्रिक पोनी है, जो हम अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक से हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करवाऊंगा, जिससे हमें ये पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो ट्रिक वाकई सिर्फ और सिर्फ इस हार्मोनिक ऑसिलेटर तक महदूद है। तो हम मैं आप लोगों को वो ट्रिक एक इतनी जनरल सीरीज सोल्यूशन वाले मेथड करवाने की बजाय मैं आपको एक ट्रिक क्यों करवाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक ट्रिक इसलिए करवाने जा रहा हूँ क्योंकि हर चीज ही हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्वांटम फील्ड थ्योरी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मॉलिक्यूल्स भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। जब हर चीज ही हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम मॉडल कर सकते हैं, तो अगर एक ट्रिक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर पर चलती है पर बहुत आसान है, तो इट्स वर्थ लर्निंग इट। Why is it worth learning it? It's worth learning it because everything is a harmonic oscillator. So even though it's just a one trick thing, लेकिन it's just a one problem trick जो कि सिर्फ एक प्रॉब्लम पर अप्लाई होती है, बट वो एक प्रॉब्लम नेचर में हर जगह आ जाती है, इसलिए इट्स वर्थ लर्निंग दैट इजी ट्रिक। तो उसके लिए जो वो ट्रिक है और काफी नॉन इंटुइटिव सी है, आपको पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को समझ आएगी। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं सॉल्व करते, वी से दैट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एक और मेथड से श्रोडिंगर इक्वेशन को तो हम एक और मेथड से हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसको अल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। तो अल्जेब्रिक मेथड, बस इस मेथड का नाम है, तो अल्जेब्रिक मेथड और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम गिव अप कर गए, हमने कहा ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की हर चीज पता चल जाएगी, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसको फ्रोबिनियस मेथड वाले इतने बड़े मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते। तो हम ये छोड़ रहे हैं मेथड, और हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं, जो कि फिजिसिस्ट ने अपनाई थी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को इजीली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की नॉलेज यूज करेंगे। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की क्या नॉलेज है, हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स सॉल्व किया है, हमें ये पता है कि जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स को सॉल्व करते हैं, उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो होते हैं एन स्क्वेयर एच बार स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर 2 ml स्क्वेयर, अगर बॉक्स की लेंथ एल है ना। हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले बॉक्स को सॉल्व किया, फिर हमें पता है कि हार्मोनिक सॉरी हमें पता है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स की एनर्जी ये होती है, और हर एन के लिए एक साई ऑफ एन होता है जो उसका वेव फंक्शन होता है, यानी कि जब जब हम हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो साई एन पर एक्ट करता है, तो वो हमें ई एन यानी जिस वेव फंक्शन पर वो एक्ट कर रहा है वो वाला वेव फंक्शन देता है और साई ऑफ एन देता है। और जब हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर बार बार मैं कह रहा हूँ, जब हम पार्टिकल इन अ वेल के वेव फंक्शंस बनाते हैं, तो ई को एन वन से शुरू होता है, तो ई वन एनर्जी होती है, फिर हमारे पास ई टू एनर्जी होती है, और क्योंकि ये स्क्वायर से बढ़ रही होती है तो हर एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल से ऊपर होता है। ये हमारे पास ई थ्री होता है, और हम हर किसी का वेव फंक्शन भी बना देते हैं। ये साई वन होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से साई टू होता है, और इस तरीके से साई थ्री होता है हमारे पास। तो हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम जैसे बोहर ने भी कहा था कि एटम के लेवल्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की खसूसियत ही यही है कि ये तमाम एनर्जीज नहीं आ सकती, यानी पार्टिकल इन अ बॉक्स ये वाली एनर्जी ले सकता है, ये वाली एनर्जी ले सकता है, ये वाली एनर्जी ले सकता है, और हर एनर्जी के लिए एक वेव फंक्शन होगा। तो यही नॉलेज हम यूज करते हैं। हम अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी ये देखेंगे, जब हम अभी हम अलजेब्रिक मैथ, लेकिन मैं आपको आंसर इस दफा पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, और वो जब आंसर निकलेगा तो आप लोगों को समझ भी आएगी। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को अभी सॉल्व करेंगे, आज मैं स्पॉइलर पहले ही देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए स्पॉइलर पहले ही देने वाला हूँ, जवाब आप लोगों को पहले ही बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ये ऐसी लगेगी कि ये तो फजूल में स्टेप्स किए जा रहे हैं, स्टेप्स का फायदा क्या है। लेकिन हम ये देखेंगे वो सारे स्टेप्स करने के बाद कि हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो भी, उसके भी एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वो इक्वली गैप्ड होते हैं। यानी पहला जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल होता है वो होता है 1/2 h बार ओमेगा, और जीरो एनर्जी होती नहीं है। दूसरा होता है E2 होता है 3/2 h बार ओमेगा। चौथा एनर्जी तीसरा एनर्जी लेवल होता है 5/2 h बार ओमेगा। हम देखेंगे, यानी जो जनरल फॉर्मूला होता है ई एन का, इसके भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के, यानी वो हर एनर्जी से ऑसिलेट नहीं कर सकता, हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन वो हर एनर्जी से ऑसिलेट नहीं कर सकता। एक ही फ्रीक्वेंसी पे इट कैन ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसीज जो कि होती हैं, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास ई एन का आएगा, वो होगा h/ओमेगा 1/2 + n, या इसको n + 1/2 भी लिखते हैं, h/ओमेगा
एन प्लस वन हाफ, यानी मैं इधर एन इक्वल जीरो डालें तो वन बाई टू एच बार ओमेगा आता है, एन इक्वल वन डालें तो थ्री बाई टू, टू डालें तो फाइव बाई टू, तो थ्री डालें तो फाइव बाई टू, इस तरीके से हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स बनेंगे। तो हम देखेंगे कि बिल्कुल जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो खसूसियत है कि वो एनर्जी को क्वांटाइज कर देती है, तो हम देखेंगे इसी तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे, और हर एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड हमारे पास एक वेव फंक्शन होगा जो कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कि अगर ये इतनी एनर्जी से क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी पे मुख्तलिफ एनर्जीज हो सकती हैं पार्टिकल्स की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एनर्जी क्योंकि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ना, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है। और जब एक ऑसिलेटर एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा होगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्वांटाइज हो जाएगी कि वो वन इसी फ्रीक्वेंसी पे वन हाफ एच बार ओमेगा की एनर्जी भी ले सकता है, थ्री हाफ एच बार ओमेगा की एनर्जी भी ले सकता है, फाइव हाफ एच बार ओमेगा की एनर्जी भी ले सकता है। और हम देखेंगे कि इसके भी हर एनर्जी लेवल ई एन से कोरिस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होगा जो फाई ऑफ एन होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से हम चलेंगे और हमारा ये रिजल्ट आएगा। लेकिन ये हम रिजल्ट निकालेंगे कैसे, यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, और ये बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है, और ये बहुत मजे का रिजल्ट है, क्योंकि ये पहला पहला ऐसा सिस्टम है जिसके तमाम एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड हैं, उसके एन स्क्वायर से वेरी कर रहे थे ना। और आपको पता है हाइड्रोजन एटम के होते हैं वो वन ओवर एन स्क्वायर से वेरी करते हैं, इसके एन से वेरी कर रहे हैं, यानी सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड हैं हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं। और इनके दरमियान फर्क कितना आप माइनस करके देख सकते हो, सब एनर्जी लेवल्स के दरमियान एच बार ओमेगा का फर्क है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब एक एटम से एक फोटोन आ रहा होता है उसकी एनर्जी एच एफ होती है। आप इसको टू पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के आप ये भी देख सकते हैं कि एच एफ को टू पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा के एच बार ओमेगा बन जाता है, क्योंकि वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं। वो जब लाइट फेंकते हैं, जब एक इधर से लेकर इस शेल में आता है, तो जो वो लाइट फेंकेगा उसकी एनर्जी जो डिफरेंस होगा, वो लाइट उतने ही एनर्जी लेकर निकलेगी, और वो एच बार ओमेगा की एनर्जी होगी। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन लेकिन लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का तो यूज करना नहीं है, हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। इसको इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं और इसको ऑपरेटर मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स का अलजेब्रा यूज होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हम अलजेब्रा की बात करते हैं ना, हम एक्स स्क्वायर एक्स वाले अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे होते, हम ऑपरेटर अलजेब्रा की बात कर रहे होते हैं, जो कि कॉम्यूटेटर्स वाला और इस तरीके का अलजेब्रा होता है। तो हम पहले इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखते हैं। हमें पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, वो होता है पी ऑपरेटर स्क्वायर ओवर टू एम, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, प्लस वी ऑफ एक्स। ये अगर मैं खाली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखूं, श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लिख रहा, हमें पता है कि इसके जो आइगन फंक्शंस होंगे, इसकी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी, वो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ना। अगर मैं इसको एच साई इक्वल्स ई साई लिख दूं, लेकिन अभी मैं खाली ऑपरेटर लिख रहा हूँ, तो ये अगर मैं खाली ऑपरेटर लिखूं और इसमें पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दूं, तो हमारे पास पी हैट स्क्वायर यानी पी ऑपरेटर स्क्वायर ओवर टू एम प्लस वन बाय टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब मैं के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी पुट कर रहा हूँ एक्स हैट स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी एनर्जी, इसका हैमिल्टोनियन आ जाएगा, और मुझे पता है कि इसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी एनर्जी देंगी इस ऑपरेटर की। लेकिन हम इसकी आइगन वैल्यूज हमने देखा है कि वो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाती है, और वो बहुत मुश्किल है सॉल्व करने के लिए। तो हम इसी के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। तो मैं इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर जो है वन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। अब ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आप लोगों को बिल्कुल जब हम एंड पर पहुंचेंगे आपको तब समझ आएगी। तो मैं इसमें से वन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो मैं इसमें से कॉमन लेने लगा हूँ। तो अगर मैं वन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूँ, देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, एक्स हैट स्क्वायर, क्योंकि इसमें से सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी, प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एच बार ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और एच बार ओमेगा से डिवाइड भी करवा दूंगा। तो एच बार ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाया और एच बार ओमेगा से डिवाइड कराया बाहर से, ठीक है, और ये हो जाएगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। ये मैं अगेन आप लोगों को ये सारी चीजें एंड में समझ आएंगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं एक एच हैट ओमेगा को बाहर रख रहा हूँ और एक को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एच हैट एच बार ओमेगा वन बाय टू एम ओमेगा ओवर एच बार, ठीक है। तो ये एम ओमेगा ओवर टू एच बार हो जाएगा एक्स हैट स्क्वायर प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्योंकि इस तरीके की चीज बनेगी, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ये मैं बड़े इंसीडियसली सारे काम कर रहा हूँ कि मुझे पता है मैंने किस किस रिजल्ट तक पहुंचना है, पर आप लोग
इसको समझने की कोशिश करें कि सारे स्टेप्स आपको समझ आने चाहिए, पर अभी इनकी वजह नहीं समझ आनी चाहिए। तो मैंने बस अपने हैमिल्टनियन को एक और फॉर्म में लिख लिया है जिस फॉर्म के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब मैंने अपने हैमिल्टनियन को इस फॉर्म में लिख लिया जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मैं दो नए ऑपरेटर्स खुद डिफाइन करने लगा हूं। अब ये मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, मैं दो नए ऑपरेटर खुद बनाने लगा हूं, एक्स ऑपरेटर और पी ऑपरेटर को कंबाइन करके। ये मैं क्यों करने लगा हूं? अगेन, जब आप इन ऑपरेटर्स का फंक्शन देखेंगे ना, जो कि फिजिसिस्ट ने इतना दिमाग लगा के ये ऑपरेटर्स बनाए थे, पता नहीं जिस बंदे ने ऑपरेटर बनाए होंगे उसके दिमाग को कितना उसने डीपली सोचा होगा। लेकिन हम तो बस अब ये ऑपरेटर देख रहे हैं और आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्यों क्यों इतने ये ऑपरेटर अच्छे हैं। लेकिन अभी मैं एक ऑपरेटर आप लोगों को डिफाइन करूंगा, उसको मैं कहूंगा लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं एक लोअरिंग ऑपरेटर बना रहा हूँ और इस ऑपरेटर को बस मैं डिफाइन करूंगा, इसका नाम होगा ए हैड, और इसको मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ, ये है एम ओमेगा ओवर 2 h बार, और साथ हमारे पास आ रहा है एक्स ऑपरेटर प्लस आयोटा पी ऑपरेटर ओवर एम ओमेगा। इसकी वजह क्या है ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। और मैं ए डैगर ऑपरेटर भी डिफाइन करने लगा हूँ कि मैं एक और ऑपरेटर बना रहा हूँ, ए डैगर ऑपरेटर, जो कि इसी का डैगर लेके आया। आपको पता है जब इसका डैगर लेंगे तो क्या होगा, ये होगा एम ओमेगा ओवर 2 h बार, और इस पूरी चीज का डैगर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एक्स भी हर्मिशन है, पी डैगर भी हर्मिशन है। हर्मिशन का मतलब होता है उनका डैगर उन्हीं के बराबर होता है, तो बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, बाकी सारा एक्स भी वैसे का वैसे आ जाएगा। बस यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा क्योंकि डैगर जब आयोटा पर अप्लाई होगा तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, और पी भी हर्मिशन है तो वो पी ही रहेगा। किसी भी हर्मिशन ऑपरेटर का डैगर वही वही ऑपरेटर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लोअरिंग ऑपरेटर का, और इसको मैं रेजिंग ऑपरेटर कहूंगा। आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये लोअरिंग ऑपरेटर और रेजिंग ऑपरेटर क्या करेंगे। ये ऑपरेटर जब मैं किसी हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट पे अप्लाई किया करूंगा ना, तो लोअर उसकी एनर्जी को एक लेवल नीचे ले जाया करेगा और रेजिंग ऑपरेटर उसकी एनर्जी को एक लेवल ऊपर ले जाया करेगा। ये अभी हम देखेंगे, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ अलजबरा करना पड़ेगा, इसीलिए इसको अलजबरिक मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑपरेटर्स बनाते हैं, उनके दरमियान अलजबरा बनाते हैं, उसको उनको आगे पीछे करके अलजबरा करके बहुत सारा, और हम हमें पता भी नहीं चलता, जादू से हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व हो जाता है। और ये ऑपरेटर सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए बनाए जा सकते हैं और किसी के लिए नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि इनको बनाने में खसूसियत क्या है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हैट स्क्वायर लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक्स स्क्वायर आई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ ही तभी रहा है जब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, वरना एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर आता ही नहीं है किसी और उसके अंदर जब तक वो हार्मोनिक ऑसिलेटर ना हो। ठीक है, लेकिन लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं जो अगला स्टेप करने जा रहा हूँ, शायद वहां से आपको थोड़ा थोड़ा सा बहुत पता चले कि मैंने क्यों लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर को इस तरह लिखा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आप देखिएगा कि क्या चीज बनती है। ये याद करने हैं आपने, ठीक है, ये रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर आप लोगों को याद होने चाहिए। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, और जब मैं हैमिल्टोनियन को भी इनकी फॉर्म में लिखूंगा वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूं ए डैगर ए, यानी मैं इन दोनों ऑपरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या बनता है? अभी बस देखना है आपने कि क्या बनता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा एम ओमेगा ओवर 2 h बार, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा पी ओवर एम ओमेगा, जो कि मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ना तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एक बार आएगा एक्स प्लस आयोटा पी ओवर एम ओमेगा, और दूसरी बार ये मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा एक्स माइनस आयोटा पी, मतलब रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर डाला तो वो आएगा ये। अब इनको बड़ा केयरफुली मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो हमें पता है कि ए बी ए के बराबर होता है जब नंबर्स की बात करें, लेकिन एक्स हैट पी हैट जो होता है वो पी हैट एक्स हैट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट जीरो नहीं होते हैं, बल्कि ये इसको हम कहते होते हैं कि एक कॉम्यूटेटर होता है और इसको हमें फाइंड करना पड़ता होता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये कॉम्यूटेटर्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स बराबर नहीं होते ना, तो हमें ये देखना होता है कि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें ऑपरेटर को, जीरो तो नहीं आता तो बनता क्या है। जब जब दो ऑपरेटर को सब्ट्रैक्ट करें और जीरो ना आए ना, तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते, और अगर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स हैट हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। एक्स हैट से जब होगा तो वो तो एक्स हैट स्क्वायर ऑपरेटर बन जाएगा, फिर एक्स हैट जब पी हैट से होगा तो माइनस आयोटा
यहाँ पर आएगा एक्स हैट पी हैट ओवर एम ओमेगा आ जाएगा। फिर फिर हमारे पास ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हमारे पास आएगा प्लस आयोटा पी हैट एक्स हैट, अब पी पहले आएगा ओवर टू एम हमारे पास आ जाएगा पी हैट एक्स हैट ओवर टू एम, यानी एक दफा एक्स इससे हुआ फिर एक्स इससे हुआ टू एम, मुझे पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पर भी एम ओमेगा आना चाहिए, लेट्स पुट एम ओमेगा हेयर, एम ओमेगा, और इधर भी हमें एम ओमेगा लिखना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पर टू एम लिख दिया था, तो यहाँ पर भी एम ओमेगा आएगा। और फिर जब इन दोनों को माइनस आयोटा स्क्वायर वन हो जाएगा तो प्लस आएगा, और यहाँ पर आएगा पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा एम ओमेगा ओवर टू एच बार, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स हैट स्क्वायर प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये चीज हमारे हैमिल्टोनियन के अंदर भी थी, हमने ऊपर हैमिल्टोनियन बनाया है इसीलिए मैंने इस तरह बनाया। देखें एम ओमेगा ओवर टू एच बार एक्स हैट स्क्वायर प्लस पी हैट स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे हैमिल्टोनियन में भी आ रहा है, तो अभी हम इसको इसीलिए हमने ये सारी चालाकी की है। तो ये ए डैगर ए है, लेकिन हमारे पास एक और चीज भी आ रही है, उस चीज को अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैं आयोटा ओवर एम ओमेगा अगर कॉमन ले लूं तो आयोटा ओवर एम ओमेगा, अगर ये चीज मैं इधर कॉमन ले लूं तो हमारे पास आता है आयोटा एम ओमेगा, और हमारे पास माइनस एक्स हैट पी हैट प्लस पी हैट एक्स हैट। तो एक मिनट हम इधर देख लेते हैं कि हमने इधर कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट आ जाना चाहिए। तो ए डैगर, हाँ मैंने इधर ये गलती की है कि ए डैगर मैंने पहले लिखा है तो मुझे इधर माइनस लिखना चाहिए ना, तो इधर मुझे माइनस लिखना चाहिए और इधर मुझे प्लस लिखना चाहिए, क्योंकि मैं ए डैगर ए देख रहा हूँ, ए डैगर नहीं देख रहा, तो इधर मेरे पास प्लस आएगा। ठीक है, ए प्लस, ए में प्लस है और ए डैगर में माइनस है। हाँ अब मुझे इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला प्लस में आएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी आप लोग खुद भी देख सकेंगे कि और कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये वाला हमारे पास माइनस में आएगा, तो ये प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस आएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट जीरो नहीं होता, बल्कि उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटर है, तो हम ये कॉम्यूटेटर हमारे पास आ जाएगा, और अभी हम ये कॉम्यूटेटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉम्यूटेटर होता क्या है। तो ये आ जाएगा एम ओमेगा ओवर टू एच बार, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स हैट स्क्वायर प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर एम ओमेगा, और यहाँ पर एक्स हैट और पी हैट का कॉम्यूटेटर आ रहा है। अभी कॉम्यूटेटर्स आप लोगों को फाइंड करने आने चाहिए कि कॉम्यूटेटर्स किस तरह किस फाइंड करते हैं। कॉम्यूटेटर को फाइंड करने का सबसे जो इजी तरीका होता है वो ये होता है कि आप इस पर पहले कोई फंक्शन अप्लाई कर दें। तो हम इस पर फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं कि ये कॉम्यूटेटर बनता क्या है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम ना ये एक्स हैट पी हैट कॉम्यूटेटर फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्स हैट पी हैट, आप ना इसको किसी वेव फंक्शन साई पर एक्ट करवाएं और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्या होगा, एक्स हैट पी हैट की डेफिनेशन ही यही है कि ये है एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट, और ये जब किसी कॉम्यूटेटर साई किसी वेव फंक्शन साई पर अप्लाई होगा तो ये दे देगा। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ साई को, तो ये एक्स पी साई आ जाएगा माइनस पी एक्स और फिर साई आ जाएगा। एक्स ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आम एक्स के बराबर ही होता है, और पी ऑपरेटर जो होता है वो होता है माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स के बराबर। तो ये कॉम्यूटेटर हम फाइंड करके देखते हैं, एक्स की जगह हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, माइनस आई एच बार को मैं पीछे लिख सकता हूँ, और पी की जगह मेरे पास आएगा जी डी बाई डी एक्स साई, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ माइनस आई एच बार से प्लस आई एच बार हो जाएगा और डी बाई डी एक्स आ जाएगा। पर अब देखें यहाँ पर एक्स आ रहा है और साई भी आ रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा, इधर हम इसमें एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते, अगर इधर भी एक्स बाहर होता तो फिर तो ये कॉम्यूटेटर जीरो हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर्स हैं इसलिए इनके कॉम्यूटेटर जीरो नहीं होते हैं, तो साई, और फिर हम इसको देखेंगे प्लस आई एच बार, अगर मैं एक दफा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साई, और फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आई एच बार। अब साई ऐसे का ऐसे आएगा और डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में वाकई कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है आई एच बार और साई बच रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक्स पी जब साई पर एक्ट करता है
तो वो क्या देता है, आई एच बार साई देता है। तो एक्स पी किसके बराबर हुआ, एक्स और पी का जो कम्यूटेटर है वो बराबर हुआ आई एच बार के। वो आई एच बार हम इधर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज क्या बन जाएगी, ए डैगर ए। अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों कर रहा हूं मैं सारा कुछ, बट जस्ट स्टिक विद मी। अलजेब्रिक मेथड का ये एक मसला है कि एंड तक पता नहीं चलता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेथड। जब आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, लेकिन आपको ये कॉम्यूटेटर्स निकालने के इधर बीच में जो मैं अलजबरा कर रहा हूँ ये आप लोगों को आना चाहिए समझ में। ठीक है, यहाँ आई एच बार, तो ये -1/- एम ओमेगा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई ओवर एम ओमेगा इधर हमारे पास आया। तो मुझे इसको जरा डबल चेक करने दें। और हमारे पास आया, हाँ, आई एम ओमेगा। और जब मैंने इसके अंदर वो पुट कर दिया, क्या पुट किया मैंने इसके अंदर, जब मैंने इसके अंदर आई एच बार पुट किया, तो आई एच बार अगर मैं इधर पुट करूंगा तो यहाँ पे सॉरी एच बार ओवर एम ओमेगा आना चाहिए। ठीक है, माइनस एच बार, ये मैंने माइनस भी मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसको मैं कर ही देता हूँ, ऐसा करता हूँ। लेट्स इरेज इट। तो मतलब हम ऊपर से अगर देखें, यहाँ पर बस आयोटा आयोटा ओवर एम ओमेगा और एक्स हैट पी हैट आ रहा, तो ये हो जाएगा आयोटा ओवर एम ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास आई एच बार आ रहा है एक्स हैट पी हैट की जगह, तो ये हाँ माइनस भी आना चाहिए, माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है जी ए डैगर ए, ए डैगर ए पीछे, ए डैगर ए, यानी इन दोनों का मल्टीपल जो है वो है एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स हैट प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एच बार ओवर एम ओमेगा। ये हमारे पास बन रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं एम ओमेगा ओवर 2h बार को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा एम ओमेगा ओवर 2h बार। इसको तो ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, एक्स हैट पी हैट ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और -1/2 बन जाएगा ये खाली, क्योंकि एच बार से कट जाएगा और एम ओमेगा से कट जाएगा। अब जरा एक चीज आप नोटिस करें कि अगर मैं 1/2 को दूसरी तरफ ले जाऊं, ए डैगर ए प्लस 1/2 लिख दूं मैं, और यहां पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स हैट प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और फिर मैं अपना हैमिल्टोनियन देखूं तो बस एच बार का फर्क है। ये मेरा हैमिल्टोनियन देखें, एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 एक्स हैट प्लस पी हैट स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर। बस ये एच बार ओमेगा अगर मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हमारा हैमिल्टोनियन बन जाएगा। तो हम हैमिल्टोनियन को इतनी प्यारी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, एच बार ओमेगा इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूं, एच बार ओमेगा इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूं, ये हम कर सकते हैं ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को लिख सकते हैं हम, फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एच बार ओमेगा ए डैगर ए प्लस 1/2। तो हमने देखें ए और ए डैगर इतना सिंपल, इस तरीके के अगर हर प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकती होती है, इस तरीके से सिंपलीफाई हो सकती है, तो हम हर प्रॉब्लम के लिए ऑपरेटर्स बना लेते। लेकिन सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर में कुछ सिमेट्रीज ऐसी हैं, उसका पोटेंशियल ऐसा है, उसके लिए हमें मजे मजे के काम कर सकते हैं। पर अभी तक आप लोगों को वजह नहीं समझ आई होगी कि हाँ ये काम हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये काम हम जो कर रहे हैं उसके पीछे जो रीजनिंग है वो आप लोगों को बाद में समझ आएगी, जब हम बिल्कुल ही एंड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमने ये नहीं पता कि ए और ए डैगर करते क्या है, हमें ये पता चल गया कि हम अपने हैमिल्टोनियन को ए और ए डैगर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा एक और चीज देखें जिसके बहुत जरूरी है देखना, जो कि आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। तो आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। क्या एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए मेरे पास, जो कि आप लोगों ने जरूर करनी है ये लेक्चर, बल्कि यहीं पे ये लेक्चर पॉज कर दें। और आप लोगों के लिए एक्सरसाइज ये कि मैंने जैसे ए डैगर ए फाइंड किया है ना, और मेरे पास ये रिजल्ट आया है, आप लोगों ने ए डैगर फाइंड करना है। जब आप लोग ए डैगर फाइंड करेंगे ना, तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स हैट स्क्वायर प्लस
पी हैट स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1/2। ठीक है, यानी ये बीच में हैमिल्टोनियन ही आ रहा है हमारे पास, बस यहाँ पे मेरे पास -1/2 आता है, तो आप लोगों के पास बस +1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये अब आप लोगों की एक्सरसाइज है, आप लोगों ने हर हाल में ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है ना पूरी करनी है और ये रिजल्ट अभी निकालने हैं, और इससे फिर आप अगर ए की टर्म्स में हैमिल्टोनियन को लिखें तो हमारे पास आता है m⍵² / 2h⁻x² + p² ओवर m⍵² +1/2 आता है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं ए -1/2 करके फिर मैं इसमें एच, यानी ये जब 1/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो h बार ओमेगा लिखूं तो ये भी हैमिल्टनियन के बराबर आता है। यानी अगर ए की टर्म्स में लिखें तो ये +1/2 ओमेगा होता है, अगर -1/2 की टर्म्स में लिखें तो ये -1/2 आता है। ठीक है, यानी हैमिल्टनियन को लिखने के ये दो तरीके हैं, आप लोगों ने ये तरीके प्रूव करने हैं कि ये हमारे पास इसी तरीके से होता है।